हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी टीटी की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और सभी सब्जेक्ट में आप अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। अब जो है आप प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे, तो आप अब प्रैक्टिस ही करिए क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप थ्योरी पढ़ें। ठीक है। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने क्या किया है, वर्णमाला कर चुके हैं और हम विराम चिन्ह कर चुके हैं। ठीक है, तो जो है संधि भी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं समास। समास में हम जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे और आप देखना इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो सभी अच्छे, तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए हमारी क्लास में और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करना ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ये हमारा अग्नि बैच, ये बैच हमारा अग्नि परीक्षा बैच है और आज हम जो है यहाँ पे समास करने वाले हैं और ये हमारी क्लास नंबर 5 है। कौन सी क्लास है? 5 नंबर क्लास है और आपको पता ही है मैं काजल मैम आपको ये क्लासेस करा रही हूँ हिंदी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को बिना देरी करते हुए। इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि समास आखिर होता क्या है। ठीक है, कि समास क्या होता है ये जानेंगे क्योंकि समास के बारे में पता होना जरूरी है। इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक है, या इससे क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलना है। तो हिंदी व्याकरण समास महासंग्राम। ठीक है, तो समास क्या है हिंदी में समझेंगे। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि संक्षेपीकरण। क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेपीकरण होगा। ठीक है, शब्दों को मिलाकर संक्षेप करना। क्या है? शब्दों को मिलाकर संक्षेप करना। उम्मीद है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नया और सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी परिभाषा दी हुई है। ठीक है, अब इसकी महत्वपूर्ण कुछ बिंदु देख लेते हैं। इसका समस्त पद का मतलब क्या होता है? समासिक शब्द। क्या होता है? समासिक शब्द। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा राजपुत्र। इसके बाद समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तोड़ना। समास विग्रह में क्या होता है? तोड़ के लिखना। तो राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र को हम क्या कहेंगे? राजा का पुत्र कहेंगे। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। अब हम देखेंगे इसके प्रकार। क्या देखेंगे? इसके प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रकार है, अगर आपसे टोटल प्रकार पूछे जाए कितने हैं तो कितने प्रकार होते हैं इसके? वैसे तो इसके कितने प्रकार होते हैं? केवल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होते हैं। तत्पुरुष में ही हमारा कर्मधारय समास आ जाता है। क्या है? तत्पुरुष का ही भाग हमारा क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो प्रकार पूछा जाता है टोटल में तो कितने होंगे? यहाँ पे हमारे 4 प्रकार होंगे। कितने होंगे? 4 प्रकार होंगे। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यहाँ से। अब जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। यहाँ पे बहुव्रीहि गलत लिखा हुआ है, तो आपका बहुव्रीहि कैसे होता है? बहुव्रीहि को हम लिखते हैं बहुव्रीहि। ठीक है, इस तरीके से हम बहुव्रीहि लिखेंगे। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे देखेंगे हम इससे रिलेटिव आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप एक बार फिर से आप इसको वीडियो को पीछे बैक करके देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक जगह पर ही मिल जाएगी। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हम देखेंगे यहाँ पे इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है समास का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा राइट क्या होगा? तो संक्षेप्तीकरण बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? संक्षेप्तीकरण। तो संक्षेप क्या होगा? संक्षेप होगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प आपका अनुचित है। तो यहाँ पे हमारा देश पर निकालना है। तो देश पर निकाला ये वाला हमारा क्या है? अनुचित दिया है। ठीक है, वन में बास ये भी सही है, चंद्र का प्रकाश भी सही है। ठीक है, इसके बाद जल की धारा भी सही है, लेकिन देश पर निकाला गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है
कि समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। देखो मैंने इसमें बताया था आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ पहले रखी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि समास के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो समासिक पद का मतलब क्या होता है, जब हम तोड़ के लिखते हैं तो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर दिया है कि हर रोज में कौन सा समास है। तो हर रोज में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा, जल्दी से बताओ। हर रोज में कौन सा समास होगा। तो हर रोज में जो हमारा समास होगा 4 नंबर का अव्यय भाव समास होगा। कौन सा होगा, अव्यय भाव समास होगा। तो अव्यय भाव की पहचान हम कैसे करते हैं, इसको हम अभी आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि अव्यय भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है। इसको मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम, इसमें पद और इसके पद की प्रधानता दी है। पहला दिया है अव्यय भाव समास। क्या है, अव्यय भाव समास है। इसमें पद की प्रधानता कौन से पद की होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है। कौन से पद की, पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और उत्तर पद क्या होता है, अप्रधान होता है। अगला है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और आपका पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, अप्रधान होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद हैं यहाँ पे हमारे, कौन कौन से भेद हैं यहाँ पे, कर्मधारय समास हो गया और द्विगु समास हो गया। तो द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही भेद होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। अब अगला यहाँ पे दिया है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा दिया है, द्वंद्व समास दिया है। द्वंद्व समास में कौन से पद की प्रधान होती है, तो इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। क्या, दोनों पद की प्रधानता होती है। और इसकी एक और खासियत होती है, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, इसीलिए इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, योजक चिन्ह, इसकी एक ये भी पहचान है। जैसे मान लीजिए माता पिता, क्या इसके ऑप्शन में हो जाएगा माता, इसके अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, और पिता। ठीक है, यहाँ पे योजक चिन्ह लग गया हमारा, तो इसमें दोनों पद की प्रधानता हो गई। अगला हमारा है इसका 4th टाइप है कि बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। और इसमें कोई तीसरा पद ही क्या होता है, उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, तो दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुव्रीहि में। तो एक बार हम फिर से देखिए, अव्यय भाव में कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में हमारा उत्तर पद प्रधान होगा। और इस तत्पुरुष के जो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, इसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में इसके दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद कोई प्रधान होता है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटिव ही क्वेश्चन करेंगे। आगे एक और हेडिंग देखते हैं, एक चीज और देखेंगे कि समास के भेद। तो यहाँ पे समास के भेद मैंने आपको अच्छे से जो है लिख के रखे हैं। तो इस डायग्राम के द्वारा हम ये देखेंगे कि समास के भेद कौन कौन से होते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे पहला दिया है अव्यय भाव समास। कौन सा समास दिया है, यहाँ पे पहला समास जो दिया है वो दिया है अव्यय भाव समास। दूसरा दिया है तत्पुरुष समास, फिर बहुव्रीहि समास और फिर द्वंद्व समास। तो ये हमारे 4 टाइप हो गए कितने, समास के। और इसके अंदर पूछा जाए अव्यय भाव समास में, अव्यय क्या होता है, पूर्व पद होता है। और नाम पद क्या होता है, ये इसमें दो तरीके से बांटा गया है। ठीक है, अव्यय समास को, अव्यय भाव समास को। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अगर पूछा जाए आपके कौन कौन से, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें आपका आता है कर्मधारय समास, द्विगु समास इसी में आता है। और इसके टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं लुप्त कारक चिन्ह होता है, और अलंकृत होता है, उपपद होता है, और नौ होगा। ठीक है, इसके बाद लुप्त पद होता है। तो यहाँ पे कितने होते हैं इसके अगर टाइप पूछे जाएं आपसे तो 7 भेद होते हैं। कितने, 7 भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको जो पता होंगे, कभी कभी ये भी इनके नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। अब देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 लिखे हैं। एक टाइप आपका और होता है इसमें, वो हमारा होता है व्यधिकरण। कौन सा होता है, व्यधिकरण। तो पहला यहाँ पर दिया है समाधिकरण। ठीक है, फिर दिया है तुल्य योग। ठीक है, फिर प्रतिहार, और एक और आपका यहाँ पे होगा, एक और क्या होगा यहाँ पे होगा व्यधिकरण। क्या होगा, व्यधिकरण। यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं।
व्यधिकरण। ठीक है, ये हमारा बहुव्रीहि समास का ही एक भाग होता है। अब द्वंद्व समास देखें, द्वंद्व समास के भी कई प्रकार होते हैं। इसमें होगा इतरेत्तर द्वंद्व, और इसके बाद दिया है कि समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व होता है, और एक शेष द्वंद्व, इसे हम क्या कहते हैं, व्रति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्रति भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समास के भेद होते हैं। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इन्हीं जो मैंने आपको बताया है, इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है 5 नंबर की दिया है, आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ कौन सा समास होगा, आजीवन में कौन सा समास होगा। तो आजीवन में हमारा समास है अव्ययभाव समास। क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है उपसर्ग लगे होंगे। तो यहाँ पे क्या आ, मतलब इसमें क्या लगा है, आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो हमारा इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया है, प्रतिसरण शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिसरण शब्द में कौन सा समास है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा अव्ययभाव समास है। कौन सा, अव्ययभाव समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, यथा समय शब्द में कौन सा समास है। तो यथा समय शब्द में भी हमारा कौन सा समास होगा, इसमें भी हमारा अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि यथा रुचि, क्या है, यथा रुचि में कौन सा समास है। तो इसमें भी हमारा अव्ययभाव समास है। तो आपको जहाँ भी देखने को मिले यथा रुचि, यथा शक्ति, और जो है आजन्मा, आजीवन, इस तरीके से अगर आपको कुछ भी देखने को मिलता है तो वो आपके अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। या आपका निधड़क हो गया, निधड़क हो गया, जिसमें क्या है उपसर्ग वगैरह लगे होते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, अव्ययभाव समास में आते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। दिन प्रतिदिन हो गया, आमरण होगा, अनुरूप होगा, यथाक्रम, भरपेट, ये सारे हमारे किस में आते हैं, अव्ययभाव समास में आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, और ये तो पता ही है आपको, इसमें पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। जिसमें पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, उसके बाद जो, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। अब हम आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो आपको पता ही है इसमें कौन सा समास है, इसमें हमारा अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, जिस शब्द में पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो, पूर्व पद अव्यय हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो वह हमारा अव्ययभाव समास कहलाता है। तो जिसमें पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा समास, अव्ययभाव समास कहलाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है, रसोई घर में कौन सा समास है। क्वेश्चन दिया है, रसोई घर में कौन सा समास है। तो इसमें हमारा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास है। तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर, क्या होगा, रसोई के लिए घर हो जाएगा। ठीक है, रसोई घर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जिस विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दिया है कि देशभक्ति, तो देशभक्ति के अगर हम समास विग्रह करेंगे तो विग्रह का भेद डैश और समास होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 12 का हमारा राइट आंसर होगा देश के लिए भक्ति। क्या है, देश के लिए भक्ति। और ये हमारा कौन सा है, यहाँ पे संप्रदान, क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा, संप्रदान, क्योंकि यहाँ पे के लिए लिखा है, क्या लिखा है, के लिए, तो के लिए हम किस में लगाते हैं, संप्रदान कारक में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है तत्पुरुष समास की, कि तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, कि तत्पुरुष समास में अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कारक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कारक चिन्ह मिलेंगे तत्पुरुष समास में। ये भी इसकी एक पहचान होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं तत्पुरुष समास के, क्या हो सकते हैं वो हमारे, तो और एग्जाम्पल देखें तत्पुरुष समास में। तो जैसे मान लीजिए क्या है, कि देश निकाला
और जलगंगा, ठीक है, और नगरवास और गिरहाहट, क्या है, गिराहट, स्वर्गवास, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। इस तरीके से आपको कारक चिन्ह जो है देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 13 नंबर दिया है। क्वेश्चन दिया है कि मातृहंता में कौन सा समास है, मातृहंता में कौन सा समास है। तो 13 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, मातृहंता में, सही है। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है हमारा। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है 14 नंबर है। क्वेश्चन दिया है समास के, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन आपको यहाँ पे बताना है। पहला यहाँ पे दिया है कि पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि अव्ययभाव समास में दोनों पद गौड़ होते, तो ये बात सही कही गई, ठीक है। क्या होते हैं, दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, कोई और पद ही क्या होता है, प्रधान होता है इसमें। सेकंड दिया है अव्ययभाव पद में, सेकंड यहाँ पर दिया है कि भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, समास पद अव्यय होता है, तो ये बात भी यहाँ पर सही कही गई है। अगला दिया है तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। क्या है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, तो ये बात सही है या गलत है, ये मुझे आप बताना। और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा कि यहाँ पे जो लाइन दी है कि अंतिम पद गौण होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। पहला पद क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है, ठीक है। तो पहला पद गौण होगा और जो अंतिम पद होता है उसकी प्रधानता होती है, ठीक है। तो ये बात वहाँ पर गलत कही गई है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मतदाता शब्द में कौन सा समास है। तो मतदाता में कौन सा समास है, यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है। तो प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास होगा, यहाँ पे भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 17 नंबर की, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। तो नीति निपुण शब्द में भी हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। तो सत्याग्रह में कौन सा समास है, यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह। क्या होगा, सत्य के लिए सत्य के लिए आग्रह। अब पूछा जाए इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा है, तो के लिए हम किस में लगाते हैं, बताओ, सत्य के लिए आग्रह। तो ये हम के लिए जो लगाते हैं संप्रदान तत्पुरुष में, किसमें, संप्रदान तत्पुरुष का ये उदाहरण है। तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया है, तो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो अलमारी पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। क्वेश्चन दिया है कि उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा तुर्की भाषा से लिया है। कौन सी भाषा से, तुर्की भाषा से लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन दिया है लालटेन शब्द में क्या है। तो लालटेन शब्द में क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का, इसका राइट आंसर होगा विदेशज है। ये कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी शब्द यहाँ पे कौन सा है, 22 का क्या होगा, विदेशी शब्द हमारा यहाँ पे है खुद। क्या है, खुद यहाँ पे हमारा विदेशी शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा शब्द
विदेशी है, तो विदेशी शब्द पहचानना है कौन सा, तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, महल। महल हमारा विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, तो ईमानदार शब्द हमारा क्या होता है, 24 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा है विदेशज। क्या है, विदेशज शब्द है, ठीक है, तो राइट आंसर सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 25 नंबर। क्वेश्चन दिया है कि इनमें से अपील शब्द क्या है, तो अपील हमारा क्या है, अपील हमारा कैसा शब्द है, अपील हमारा विदेशज शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन दिया है इनमें से किताब शब्द क्या है, तो किताब शब्द क्या है, विदेशज शब्द है। क्या है, विदेशज शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि अठकोना में कौन सा समास है, तो अठकोना में कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। और क्यों है समास, क्योंकि यहाँ पे संख्या दी है, क्या दी है, संख्या दी है। तो द्विगु समास में क्या होती है, संख्यावाची होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अठकोना में समास विग्रह करिए, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा कि 8 कोणों का समूह, क्या होगा, 8 कोणों का समूह क्या कहलाएगा, अठकोना कहलाएगा। तो अठकोना क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 8 कोणों का समूह, कोणों का समूह, ठीक है, अठकोणा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन दिया है 28 नंबर। क्वेश्चन दिया है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, समास है। तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा, इसमें हमारा समास इसमें भी होगा, क्या होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पे भी संख्यावाची दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है 29 नंबर की पंचमित्र में, कि पंचामित्र में इनमें से कौन सा समास है, तो पंचामित्र में कौन सा समास होगा, इसमें भी हमारा द्विगु समास होगा। कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। अगर इसका समास विग्रह किया जाए, इसका समास विग्रह किया जाए तो क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर इसमें हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका समास क्या होगा, 5 अमृतों का समाहार। क्या होगा, 5 अमृतों का समाहार। समास विग्रह क्या होगा, 5 अमृतों का समाहार। जिनमें 5 तरीके के अमृत हों, उसके एक समूह को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम पंचामित्र कहेंगे, ठीक है। अमृतों का, एक लाइन में नहीं आ पाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं, समाहार। ठीक है, आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताओ जल्दी से। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा द्विगु समास का उदाहरण होगा तिमाही। क्या होगा, तिमाही होगा, ठीक है, तिमाही, सही है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, हमारा डी वाला होगा। अगर हम तिमाही का संधि विग्रह करेंगे, अब हम यहाँ पर तिमाही का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 माहों का समाहार। क्या होगा, 3 क्या होगा, 3 माहों का
समाहार, समाहार। ठीक है, 3 माहों का समाहार तिमाही, तो ये हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, नवरत्न का समास है कि नवरत्न शब्द में समास है, तो कौन सा समास है? इसमें हमारा द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। और समास विग्रह करा जाए इसका, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नव कि 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। ठीक है, तो इसका हमारा ये समास विग्रह हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन क्या दिया है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा में हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है हमारा। ठीक है, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे, तिरंगा का समास विग्रह क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो तिरंगा का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 3 रंगों का समूह। क्या होगा? 3 रंगों का समूह। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द में सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो सप्त सिंधु, क्या है? सप्त सिंधु दिया है, इसमें बताना है आपको कौन सा राइट होगा। तो हमारा कौन सा राइट होगा? 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा 7 सिंधुओं का समूह। 7 सिंधुओं का समूह क्या होगा? सप्त सिंधु होगा। तो हमारा यहाँ पे समास कौन सा होगा? अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे समास कौन सा है, तो इसमें समास होगा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पहला पद दिया है वो क्या है? संख्यावाची है। ठीक है, सप्त मतलब 7 सिंधुओं की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है? क्वेश्चन हमारा दिया है 34 नंबर है। क्वेश्चन दिया है कि मीनाक्षी में कौन सा समास है? मीनाक्षी में कौन सा समास है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है मीनाक्षी में। तो मीनाक्षी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अगर हम मीनाक्षी का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो मीनाक्षी में समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मीन के समान आक्षी। आक्षी का मतलब क्या होता है? आंखें होती हैं, और मीन का मतलब क्या होगा? मछली होगी। ठीक है, तो मीन के समान, मीन के समान आक्षी। ठीक है, आक्षी का मतलब क्या होगा? आंखें। ठीक है, और मीन का मतलब क्या होगा? मछली। ठीक है, जिसकी आंखें मछली के समान होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? मीनाक्षी कहेंगे। ठीक है, इसमें आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। इसमें आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है कि मीन के समान आक्षी हैं। तो किसकी आक्षी हैं? वे हैं देवी पार्वती। क्या है? देवी पार्वती। तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्वती। ठीक है, क्या होगा? पार्वती, देवी पार्वती। देवी पार्वती। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 समास होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही समास वाला विकल्प है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। पहला दिया है कि चंद्र है धर में जिसके, चंद्र है अधर में जिसके, यह चंद्र धारण किए है जिसने, यह चंद्र है घर में जिसके। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। 35 का राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। चंद्र धारण किए है, चंद्र धारण किया है जिसने, तो कौन है, विष्णु। कौन है, विष्णु जी हैं। कौन है, विष्णु या नारायण, नारायण। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुव्रीहि समास है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसका हमने आपको समास विग्रह बता दिया और तीसरा पद बता दिया कौन सा प्रधान है। लेकिन इसमें अगर हम इसका समास लिखेंगे तो क्या होगा, चक्रपाणी। क्या होगा, चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी। ठीक है, तो चक्र धारण किए हैं जिसने, वह क्या हो गए, विष्णु हो गए। और समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो दशानन, क्या है, दशानन। तो दशानन में हमारा कौन सा समास होगा। तो अगर हम दशानन का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके दशानन। तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास भी है। क्या है, बहुव्रीहि समास भी है, क्योंकि इसमें तीसरा पद वो है, बहुव्रीहि समास। तो हम इसे क्या कहेंगे, रावण, क्योंकि उसके आनन का मतलब क्या हो गया, आनन का मतलब हो गया सिर। दशानन, ठीक है, दशानन, आनन का मतलब क्या हो गया, जो सिर हो गया। ठीक है, दशानन में कौन सा होगा समास, इसमें हमारा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि कन, क्वेश्चन हमारा दिया है 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, कन फटा इस समास भेद का उदाहरण है। तो कन फटा किस समास भेद का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा बहुव्रीहि समास। तो आप कहेंगे यहाँ पे बहुव्रीहि समास कैसे हो गया। अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं, क्या है, कन फटा का समास विग्रह, कन फटा का समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह क्या होगा हमारा, इसका समास विग्रह होगा, कान है फटे जिसके। क्या होगा, कान है फटा का समास विग्रह क्या होगा, कान है फटे जिसके, कान है फटे जिसके। क्या होगा, कन फटा। अर्थात हम क्या कहेंगे, अर्थात क्या होगा, अर्थात होगा नाथ। क्या होंगे, नाथ। नाथ का मतलब क्या है, नाथ का मतलब है सन्यासी। कौन, सन्यासी। ठीक है, तो अगर आपको ये आता है तो आप इसे समझ जाएंगे। तो कान इसमें क्या है, पूर्व पद होगा, कान हमारा पूर्व पद होगा और उत्तर पद क्या होगा, फटा। फटा क्या होगा, उत्तर पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इन दोनों में
प्रधानता नहीं है, कोई अन्य पद प्रधान है। तो तीसरा पद कौन सा प्रधान है? नाथ। तो क्या होगा? नाथ। और नाथ कहाँ, नाथ में क्या है? नाथ के लिए हम क्या कहेंगे? मतलब सन्यासी या साधु वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में हमारा कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह हम ऊपर कर चुके हैं। 10 है आनन, क्या है? 10 है आनन, जिसके वो क्या हो जाएगा? दशानन। तो दशानन में क्या हो जाएगा? रावण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावण हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है 40 नंबर। क्वेश्चन दिया है कि पवनाशन, क्या है? पवनाशन में कौन सा समास है? तो पवनाशन में कौन सा समास होगा? तो पवनाशन में हमारा कौन सा समास होगा? इसमें हमारा जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा कि पवन का आसन, क्या होगा? पवन का आसन। ठीक है, तो पवनाशन अर्थात हम क्या कह सकते हैं? वह जो हवा खाकर जीवित रहा है। क्या है? वह जो हवा खाकर जीवित रहा है। ठीक है, पवन का मतलब होता है भोजन। क्या है? पवन क्या होगा? पवन है आसन, आसन को हम क्या कहेंगे? भोजन। ठीक है, पवनासन, आसन जिसका अर्थात में क्या आएगा हमारा? अर्थात में आप सांप या तपस्वी कह सकते हैं। क्या? सांप, सांप या तपस्वी। ठीक है, और इसमें आपका अगर यहाँ पे बहुब्रीहि समास नहीं होता तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता। क्या होता? कर्मधारय समास भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? तो त्रिलोचन में हमारा द्विगु समास है। कौन सा समास है? त्रिलोचन में हमारा द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोचन की बात हुई है। क्या हुई है? त्रिलोचन में त्रिलोचन की बात हुई है। ठीक है, 3 लोचन हैं जिसके, क्या है? 3 लोचन मतलब 3 आंखें हैं जिसकी। तो क्या हो गए? हमारे भगवान शिव हो गए। तो त्रिलोचन का अगर हम समास विग्रह कहेंगे तो 3 लोचन हैं जिसके, 3 लोचन हैं जिसके, अर्थात आप सभी जानते हैं वो कौन है? भगवान शिव। कौन? शिव। यहाँ पे आपका बहुब्रीहि भी होगा और आपका क्या होगा? द्विगु समास भी होगा। क्या होगा? द्विगु समास भी होगा। तो ये दोनों ही समास होंगे हमारे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको इसमें प्रधानता देनी हो तो यहाँ पे आप बहुब्रीहि की समान प्रधानता देंगे। किसकी? बहुब्रीहि की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर द्विगु समास ना होके बहुब्रीहि समास होगा। अगर यहाँ पे बहुब्रीहि नहीं दिया होता तब हम द्विगु समास यहाँ पे मान सकते थे। ठीक है, क्या मान सकते थे? द्विगु समास। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा है समास? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है जिसका कंठ। क्या है? नीला है जिसका कंठ। तो नीलकंठ कौन है? शिव है। तो यहाँ पे भी हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो किसी किसी शब्द में जो है
काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा समास होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन से हिसाब से वहाँ पे छांटना है और वहाँ पे उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन दिया है थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है। तो थोड़ा बहुत में कौन सा समास होगा? 44 में हमारा वैकल्पिक द्वंद्व होगा। क्या होगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। इसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और वैकल्पिक द्वंद्व समास किसके अंतर्गत आएगा? तो वैकल्पिक। तो इसके और ऑप्शन देखें हम क्या हो सकते हैं। तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा या बहुत, ठीक है। क्या होगा? थोड़ा या बहुत इसका विग्रह होगा। समास विग्रह। तो इसका क्या होगा समास विग्रह? इसका समास विग्रह होगा थोड़ा बहुत। थोड़ा या बहुत। ठीक है। अगर इसके और एग्जाम्पल देखे जाएं, इसके और एग्जाम्पल क्या होंगे कि घट बढ़। क्या होगा? और उदाहरण हम इसके देखते हैं, क्या क्या हो जाएंगे? घट बढ़, ठीक है। और क्या होगा? उल्टा, उल्टा सुल्टा, उल्टा उल्टा सुल्टा हो गया। और यहाँ पे हो सकता है यश अपयश, यश अपयश। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाने होंगे तो वो द्वंद्व समास के अंदर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो वैकल्पिक में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, जहाँ पे या अथवा, या अथवा आ रहा है तो वहाँ पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा, ठीक है। और हम इसमें कह सकते हैं कि 1000, 500, ठीक है, 200, 200, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं। और एक एग्जाम्पल इसका और है जो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्तव्य, 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 कर्तव्य। ये थोड़ा टफ है। इसमें अगर हम समास विग्रह करेंगे इसका तो क्या आएगा? देखो, इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। कर्तव्य, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि जो है आपको सही ध्यान रहे। कर्तव्य, ये दिखाई नहीं दे रहा तो ये वाला लेते हैं। कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इसका हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आई होप वैकल्पिक द्वंद्व के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है अब कि घास फूस में कौन सा समास है। क्वेश्चन दिया है कि घास फूस में कौन सा समास है। तो घास फूस में हमारा कौन सा समास होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, इसमें हमारा जो समास है द्वंद्व समास है, ठीक है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो घास फूस में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? समास विग्रह करेंगे घास या फूस। क्या होगा? घास या फूस होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो समास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला दिया है कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। क्या दिया है? द्वंद्व समास में
सभी पद प्रधान होते हैं। सेकंड दिया है जिस कर्मधारय या पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। सी दिया है कि तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष होता है। ठीक है, और इसमें इसके बाद दिया है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 46 का राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या होगा आंसर, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं तो किस प्रकार का समास होता है। तो वो हमारा कौन सा समास होता है, अभी हमने ऊपर देखा है, वो हमारा होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। इसमें हम योजक चिन्ह भी लगाते हैं। और इसके अगर आपसे पूछे जाएं भेद कितने होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं लेकिन एक के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए हम 3 ही कहेंगे। कितने, तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि धर्माधर्म में कौन सा समास है। तो धर्माधर्म में कौन सा समास है, इसमें हमारा जो समास है वो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं, धर्म या आधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्म या आधर्म हो जाएगा। ठीक है, धर्म या आधर्म। ठीक है, अब पूछा जाए कौन सा समास है, कौन सा द्वंद्व समास इसमें, तो इसमें होगा विकल्पिक। कौन सा होगा, विकल्प द्वंद्व समास होगा, या वैकल्पिक बोल सकते हैं, विकल्प द्वंद्व समास। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि खान पान में कौन सा समास है। क्वेश्चन दिया है खान पान में कौन सा समास है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो खान पान में जो हमारा समास है वो हमारा है द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि राम कृष्ण शब्द में कौन सा समास है। तो राम कृष्ण शब्द में हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा, द्वंद्व, और इसमें योजक चिन्ह भी लगा है, तो इसलिए इसकी पहचान हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और ये भी बताएं यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। और अपने दोस्तों में भी देखने के बाद क्लास को शेयर कर दिया करिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, ताकि वो भी अपने यूपी टेट की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।